ओके। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री से द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम और इसका व्यंजक। ठीक है, तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है कि इससे तापमान किसी पदार्थ की क्रिया करने की जो दर है, यानी कि ताप स्थिर है और कोई भी पदार्थ है वो क्रिया करने वाला है, तो जितना उसका द्रव्यमान होगा वो उसके कैसी होगी, सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होगी। यानी कि जितना सक्रिय द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान जितना सक्रिय होगा उतना ही क्रिया करेगी। ठीक है, यदि किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक भाग ले रहे हैं, ठीक है, अभी हमने बात कर ली एक अभिकारक, अब यदि दो या दो से अधिक अभिकारक भाग ले रहे हैं तो अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगी। ठीक है, तो अब हम इसका लिखेंगे व्यंजक, हेडिंग डालेंगे हम व्यंजक। व्यंजक देखिए, माना कि कोई रिएक्शन है, जैसे कि रिएक्शन होना है तो रिएक्शन में भाग लिया, रिएक्शन में भाग लेते हैं अभिकारक। ठीक है, तो या माना कि ए और बी दो अभिकारक हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगी यहाँ पर। ठीक है, ए और बी रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सी और डी जो है यहाँ से मुक्त होता है। ठीक है, अब रिवर्सिबल प्रोसेस में ये जो है सी और डी अगर रिएक्ट करेंगे, अब अगर ये अभिकारक बन जाए तो फिर उत्पाद क्या बन जाएगा, ए और फिर बी मुक्त होगा। ठीक है, यानी कि अभिकारक कौन है, ए और बी मिलकर क्या बनाते हैं, सी, और डी क्या होता है, मुक्त होता है। तो ये क्या है, आपकी उत्पाद है, ये अभिकारक और ये उत्पाद। और प्रोसेस कैसी, रिवर्सिबल है, यानी कि उत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो सी और डी अगर अभिकारक होंगे तो फिर क्या बनेगा, ए और बी। अब अगर हम मान लें यहाँ की अभिकारक जो है ए और बी, इनकी मात्रा है N1 और इनकी क्या है N2। यहाँ सी ये है M1 और ये क्या है M2। अब हम देखेंगे सबसे पहले रिएक्शन जो है स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की जो दर है, यानी कि जो क्रिया करने की जो दर है, जो रेट है रिएक्शन, उसके सक्रिय द्रव्यमान की कैसी है, समानुपाती। ठीक है, अब माना कि अभिक्रिया में ए और बी के द्रव्यमान, यानी कि हम इनकी जो है इनको अगर बड़े ब्रैकेट में करते हैं, बड़े ब्रैकेट के अंदर ए बी सी और डी, तो ये डी क्या कहलाएंगी, सांद्रताएं, यानी कि उनकी सक्रिय द्रव्यमान या फिर मात्रा कितना भी लिया जा सकता है। अब करना ये है तो अभिक्रिया का वेग, अग्र अभिक्रिया, अभिक्रिया जब आगे की तरफ चलेगी, अग्र अभिक्रिया का वेग, अग्र अभिक्रिया, अग्र मतलब कि क्या है, फॉरवर्ड, आगे की तरफ। ठीक है, तो रिएक्शन और बेस में लगाएंगे हम एफ, आर बेस में एफ, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड अनुक्रमानुपाती है किसके, इनके सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान। जैसे कि दो या दो से अधिक अभिकारक भाग लिए ए और बी, तो इनके सक्रिय द्रव्यमान हम देखेंगे, सक्रिय द्रव्यमान क्या है, ए की सांद्रता और पावर क्या है N1। ठीक है, और यहाँ पर रहा बी की सांद्रता और यहाँ द्रव्यमान है N2। रिएक्शन कैसे चल रही है, फॉरवर्ड। यहाँ पर हम देखें रिएक्शन है फॉरवर्ड, यहाँ बड़ा लगा सकते हैं। ठीक है, आर एफ यानी रिएक्शन फॉरवर्ड अनुक्रमानुपाती होगी या फिर कहेंगे समानुपाती होती है इनकी सक्रिय द्रव्यमान की सांद्रता, कितना भी द्रव्यमान लिया जा सकता है, सांद्रता से कितना भी है, और इसका घातांक होगा M1, बड़ा वाली चीज ऊपर जाएगी। ठीक है, बी की सांद्रता और ये क्या है, बी की सांद्रता N2। ठीक है, अभिक्रिया का वेग जब भी कैसा है, अग्र, यानी कि अग्र अभिक्रिया में वेग ऐसा होगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसको हम देखें पश्च अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया क्या होगी, रिएक्शन जब कैसी है, फॉरवर्ड हो। बट अभी इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, जैसे कि आर एफ बराबर, हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, एक नियतांक, जब हम अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो क्या ले लिया जाता है, बराबर लगाकर एक नियतांक। अब रिएक्शन जैसे कि फॉरवर्ड है, यानी कि अग्र दिशा में है, तो के साथ भी क्या लग जाएगा एफ, और यहाँ पर ए की सांद्रता N1 गुणित में बी की सांद्रता N2। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद क्या होगी, पश्च अभिक्रिया। पश्च अभिक्रिया मतलब कि क्या हुआ, रिएक्शन किस तरफ आए, वापस पीछे की तरफ आए, पश्च अभिक्रिया का वेग। ठीक है, पश्च अभिक्रिया का वेग क्या होगा, मतलब कि अगर ए और बी में क्या बना रहा है, सी और डी, तो अभिक्रिया आगे की तरफ चल रही। ठीक, तो रिएक्शन में होने के बाद उत्पाद बना सी और डी मुक्त हुआ। अब अगर रिवर्स में उत्क्रमणीय प्रक्रम में नीचे की तरफ आते हैं, सी और डी मिलकर अब क्या बनाएंगे, दोबारा से रिएक्ट करते हैं, तो फिर क्या बनेगा, ए और बी। तो इसे इस प्रक्रम को रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, या फिर कहते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो अब जब रिएक्शन पश्च अभिक्रिया हो, यानी कि रिएक्शन
बैकवर्ड है, पीछे की तरफ, हम इसे बोलेंगे आर बी। बी फॉर क्या होगा? बैकवर्ड। अगर अभिक्रिया में एफ फॉर होता है फॉरवर्ड, ठीक है। तो आर बी बराबर अनुक्रमानुपाती होगी किसके? इस तरफ से यहाँ की तरफ रिएक्शन आ रही है बैकवर्ड, तो अभिकारक है सी और डी। तो यहाँ पर इनका जो सांद्रता है सी की सांद्रता, और यहाँ M1 डी की सांद्रता, यहाँ इनका जो मात्रा है वो क्या है? M1 और M2। यहाँ पर है N1 और N2। अभिकारक की जो मात्रा है N1 N2, इस तरफ से जो अभिकारक होंगे उनकी मात्रा है M1 और M2। तो इनके घातांक है। अब अनुक्रमानुपाती को सॉल्व करेंगे तो आर बी बराबर फिर नियतांक होगा, अनुक्रम हटाकर या समानुपात को हटाकर अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक नियतांक की। अब जैसे कि बैकवर्ड है तो यहाँ पर भी बी लगा लेंगे, और ये हो गया सी की सांद्रता M1 और डी की सांद्रता यहाँ हो गया M2, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए रिएक्शन जो जा रही है फॉरवर्ड और फिर आ रही है बैकवर्ड, तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस चलती रहेगी। तो अगर हम एक रुकी हुई अवस्था ले लें, जिसे हम कहेंगे साम्य अवस्था, साम्य अवस्था, साम्य की अवस्था, साम्य अवस्था पर क्या होता है? रिएक्शन फॉरवर्ड बराबर है रिएक्शन बैकवर्ड के। साम्य अवस्था की स्थिति में ऐसी अवस्था आती है, साम्य अवस्था क्या होती है? ऐसी अवस्था जहाँ पर रिएक्शन रुकी हुई लगती है कि रिएक्शन अब हो गई है, ठीक है, या रुक गई। तो आर एफ बराबर है किसके? आर बी के। तब यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड बराबर है रिएक्शन बैकवर्ड के। यानी कि अगर आर एफ बराबर है आर बी के तो आर बी बराबर है आर एफ के, यानी कि ये दोनों ही बराबर हैं। तो इसका मतलब इनकी जो मान है ये भी कैसे है? बराबर है। तब हम इनको लिख सकते हैं आर एफ का मान, ये जो वैल्यू है आर एफ की, तो क्या होगी? के एफ ए की सांद्रता N1 गुणित बी की सांद्रता N2 बराबर आर बी का मान ये के बी सी की सांद्रता N1 गुणित डी की सांद्रता M2, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ के गुणा में है इन दोनों के, और यहाँ पर के भी गुणा है इन दोनों के, ठीक है। तो क्या किया जाए? इसको लिखा जाए इसके नीचे, और ये जो गुणा में है इसको पहुंचा दें इसके नीचे, ए बी को पहुंचा दें सीओडी के पास, और डी आ जाएगा के साथ, ठीक है। तो के भी जो गुणा में है ये आ जाएगा भाग में, और यहाँ गुणा वाली चीज कहाँ आ जाएगी? भाग में, यानी कि बन जाएगा के एफ को ऊपर रखेंगे, यहाँ जो के बी गुणा में है इन दोनों के साथ, तो गुणा वाली चीज भाग में, तो के एफ अपॉन के बी बराबर इस तरफ ये जो गुणा है उसको पहुंचाना है भाग में। सी और डी पहले तो डी की सांद्रता M1 गुणित हो जाएगा डी की सांद्रता M2 बटे, अब ये जो गुणा में है ये भी कहाँ पहुंचाएंगे? नीचे की तरफ, तो ये बचेगा ए की सांद्रता N1 गुणित ए की सांद्रता हो जाएगा N2। अब यहाँ पर के एफ अपॉन के बी बराबर होता है के सी के, किसके? के सी, ठीक है, के सी। तो के सी की वैल्यू यहाँ आ गई M1 टी, डी की सांद्रता M2 अपॉन है डी की सांद्रता N1 टी की सांद्रता N2, ओके। ये वैल्यू निकलेगी किसकी? के सी, ठीक है। और यही द्रव्य अनुपात का व्यंजक, या फिर यहाँ हम लिखेंगे यही अभीष्ट व्यंजक है, यानी कि द्रव्य अनुपाती क्रिया के अकॉर्डिंगली क्या निकाला जाएगा? के सी की वैल्यू निकालेंगे, यही अभीष्ट व्यंजक है। थैंक यू।